वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, इसके जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स थे, वो सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ठीक है ना। ओके, आज के क्लास में आपका इसी चैप्टर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसका हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देखिए, आपको मैंने बोला भी है, मैथमेटिक्स हो चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से क्यों नहीं हो, ठीक ना, आपको क्या गिवन पार्ट है उसको लिख लीजिए और क्या निकालना है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए जो निकालना है उसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्या फॉर्मूले लगा सकते हो। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इस न्यूमेरिकल नंबर 1 की बात करें तो देखिए ध्यान से, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लास है तो वी जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमको निकालना है। ठीक ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये कितना दिया हुआ है? 1.5। मैंने आपको बोला है किसी भी चीज़ का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है तो वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? आपका एयर की बात कर रहा है, यानी एक तरह से ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ये सब बातें हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है। तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ये किसके रिस्पेक्ट में मान के चलेंगे? एयर के रिस्पेक्ट में। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो दिया हुआ 1.5, तो इसको हम 3/2 लिख दें। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो रहा है? देखिए 1.5 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15/10 और ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना। तो हमने 3/2 लिख दिया। सी का वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमको निकालना है। तो आप देख सकते हैं एक 3 से एक 3 चला जाएगा। सो देयर फोर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान था ना। तो इस तरह के सिंपल से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं 2 नंबर के, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक ऑरेंज लाइट है जिसका वेवलेंथ है 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब ये जो आपका लाइट है ना, ये एयर से ट्रेवल कर रहा है किसमें? वाटर में। ठीक है। और आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3। आपको क्या करना है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालना है एयर में और फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वाटर में और फिर आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है वाटर में। ठीक ना। ये क्वेश्चन का पूरा मतलब है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है ऑरेंज लाइट का, एयर में दिया हुआ है, यानी एक तरह से हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है ना। वो आपको कितना दिया हुआ है? 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब आपको पता है ना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इट मीन्स हम इसे लिखेंगे 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लिख दिया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसको म्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। ये दिया हुआ आपको कितना? 4/3 दिया हुआ है। 4/3 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है वो भी लिख लीजिए। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, तो एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो वी डब्ल्यू निकालना है। ठीक है। एंड आपको निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि आपको लैम्डा डब्ल्यू निकालना है। ठीक है। ओके,
तो देखिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर निकालना है। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर निकालना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास लैम्डा है, सी है, तो एफ निकल जाएगा ना। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। आपको पता है ना सी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा। तो हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, तो इसको एफ ए लिख देते हैं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर मल्टीप्लाइड बाई एफ, सी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और लैम्डा यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, है ना, जो कि आपका ए से हो गया। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है सर ऑरेंज लाइट लिखा हुआ है। तो देखिए ये आपका मैंने एक बात बताया था ना, एयर में लाइट के जितने भी 7 कलर्स हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, सब कलर्स का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। तो वेवलेंथ भी आपका क्या होगा वहां पर, मान के चलेंगे कि ये जो वेवलेंथ है किसका दिया हुआ है, एयर का ही दिया हुआ है, ठीक ना, यही मान के चलेंगे, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा तो सबका स्पीड भी वही रहेगा, ठीक है ना, ओके। ऐसा कोई पर्टिकुलर एयर का तो अपना कोई खास वेवलेंथ है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो जो आपको पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ वही आपका यहाँ पर एयर का वेवलेंथ होगा, ठीक है ना, ओके। तो चलिए यहाँ पर हमने इसीलिए लैम्डा जो एयर लिखा है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, ये निकालना है और ये आपको दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, सी का वैल्यू लिखिएगा 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको तो निकालना है, इसको एफ रहने दीजिए। और ये देखिए ये आपको दिया हुआ है कितना, 6600 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6600 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। अगर इसका हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता ना तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते, इसका अगर यूज सिर्फ करना होता, लेकिन हमको ये निकालना है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए ये 3 से जाएगा 2200 टाइम्स, ठीक है ना, ओके। अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये 10⁻8 है और ये 10⁻ कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस, देखिए 10⁻ यहाँ पर माइनस का 10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/22 को जब सॉल्व कीजिएगा लगभग जो भी आएगा आपका 4.54 आएगा। और ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो देखिए 10 8 18 तो इसी हो रहा है और 2 कम हो जाएगा, फिर ये साइंटिफिक वजह से 2 और कम हो जाएगा। सो 10⁻ कितना हो जाएगा, 14 हर्ज हो जाएगा, ठीक ना। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर किसी बच्चे को साइंटिफिक नोटेशन में अभी भी प्रॉब्लम है तो वो जा करके मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है काबिले ज्ञान, वहाँ पर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बनाते हैं चीज़ों को, राउंड अप कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये सब बातें मैंने बताया है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के बेसिक बातें को सीख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, हमारे पास टाइम कम है तो हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझना है। समझ में आ गया, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। अब ये किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, सिर्फ किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हो, तो हमेशा किसका लेते हैं, एयर का लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब ये आपको दिया हुआ है कितना, 4/3 दिया हुआ है, देख लीजिए 4/3 दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद ये आपको दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको वाटर में निकालना है। देखिए आप हर बार कैलकुलेशन के समय यूनिट मत लिखिएगा, आप शुरू में देख लीजिएगा यूनिट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, आपका एसआई फॉर्म में है कि नहीं। अगर एसआई फॉर्म में नहीं उसको वहीं पे चेंज कर दीजिए। कैलकुलेशन के समय आप नंबर लिखिए, ठीक है ना, और आखिरी में जब आपका आंसर आ जाए तो वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जरूर लगा दीजिए, ठीक ना, ओके। तो चलिए देखिए अब हम अगर बात करें इसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9/4 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये करेक्ट भी है। ऐसे भी हम लोग को पता है वेरी अच्छे से, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर हम बात करते हैं। थर्ड नंबर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है।
देखिए क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है। तो देखिए फिर से हम लोग देखिए सी इक्वल टू एफ इंटू अगर लैम्डा लगाएंगे तो यहाँ पर इस बार एयर का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, वाटर का निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता ये है कि आपका वाटर में जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा क्या रहेगा। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिख दीजिएगा सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर remains same in refraction, therefore frequency of water equal to frequency of air। और जो कि आपका कितना आया है 4.54 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, c इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो c तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गया, f आपको क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर, और लैम्डा क्या हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है ना, अब आपको निकालना है क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर ही तो निकालना है। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर c का वैल्यू पुट कीजिए, जो कि कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको हो गया ये 4.54। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस डेटा को पुट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उस डेटा को पुट करने जा रहा हूँ। ठीक ना, 3, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 66 इंटू 10⁻⁻8 माइनस का 10। ठीक है, ओके। और ये आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है ना, ये आपको निकालना है। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, यहाँ वी लिखेंगे, वी डब्ल्यू होगा। ठीक ना, सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेना है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं लेना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेना है। तो ये कितना आपको आया है, ये आपको आया है 2.25 इंटू 10⁸ आया है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, यही तो मेन काम है आपका। देखिए 10⁸ से 10⁸ चला गया, ये 3 से आपको ये जाएगा कितना बार में 22 टाइम्स जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें इस 2.25 की, ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2200 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁻10। तो ये देखिए ये डेसिमल इस 2 जीरो को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 इंटू 2 होता है 50। ठीक है, और 2 2 जहाँ होता है 4। ठीक है, इंटू 11 करेंगे, और इंटू 10 पे पावर माइनस का 10 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 5 के 5, 5 4 9 और 4 के 4 और एक 0, 4950 आ गया। और 10 पे पावर माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगस्ट्रॉम, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो हमने 10 पे पावर माइनस 10 को क्या लिख दिया, वो एंगस्ट्रॉम लिख दिया। सो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, अगर एग्जाम में आता है तो 3 से 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक ना, ओके। तो यहाँ पर एक ऑरेंज लाइट था जिसका वेवलेंथ दिया था 6600 एंगस्ट्रॉम, और वो एयर से वाटर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया 4/3, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालना है एयर में, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वाटर में, और वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है वाटर में। तो आपको जो जो पार्ट गिवन था उसको पहले मैंने लिख दिया, जो निकालना था उसको भी मैंने लिख दिया। फिर हमने देखा फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला सी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा किया। सी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर है, ये है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर है। तो हमने सी का वैल्यू पुट किया, एफ ए निकाला था, लैम्डा हमें दिया हुआ था, सॉल्व किया, हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है, सेकंड केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको पता था, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमने निकाल लिया, ये आंसर आ गया हमारा। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी मीडियम में सेम रहेगा,
ठीक ना। तो उस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर है इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, जो कि आपका इतना हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज किया। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। सारे डेटा को पुट किए, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए, इस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, और जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब देना है। इसमें कोई रामायण नहीं लिखना है, ठीक ना। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। द डायग्राम बिलो शोज अ ग्लास ब्लॉक सस्पेंडेड इन लिक्विड। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक ग्लास ब्लॉक है जो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक ना। ओके, A beam of light of single color is incident from liquid on one side of the block। अब क्या हो रहा है, एक लाइट बीम जो है वो आपका इस ग्लास ब्लॉक के एक साइड पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर अगर लिक्विड में है तो किस एंगल पर है, क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ नहीं दिया हुआ, आपको ये फिगर दिया हुआ है। तो जैसा फिगर दिया हुआ उसके अनुसार आपको डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया? वो आपका किसी भी तरीके से हो सकता है ना। अगर आप किसी ग्लास ब्लॉक को रखोगे तो ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, वो इस तरह से, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको गिवन है डायग्राम, तो फिर आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है ये है लिक्विड, ये है ग्लास, और ये है आपका फिर से लिक्विड। लाइट बीम है, एक सिंगल लाइट है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया बातें। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला ड्रॉ डायग्राम्स टू शो हाउ डज द लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास एंड देन टू लिक्विड इफ लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास एंड लाइट स्पीड्स अप इन ग्लास। यानी आपको डायग्राम से बताना है, ठीक ना। ये बताना है कि लाइट आपका जो है जब लिक्विड से ग्लास में जा रहा है तो वो कैसे बेंड कर रहा है, और जब वापस लिक्विड ग्लास से लिक्विड में आ रहा है तो कैसे बेंड कर रहा है। और उस केस में दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन बोला है कि लाइट आपका एक ग्लास में स्लो हो रहा है, ठीक ना, और आपका जो ग्लास में लाइट स्पीड हो रहा है, इन दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। अब इस सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो कंडीशन बताना है जिसमें आपका लाइट जो है वो आपका लिक्विड से ग्लास में पास करता है बिना आपका जो है बेंडिंग किए, है ना। और आपको ये भी बताना है कि इस केस में इन दोनों कंडीशन में क्या ग्लास हमारा विजिबल होगा। ये सारा क्वेश्चन का मतलब है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इस तरह के क्वेश्चन आते एग्जाम में तो 4 नंबर से कम के नहीं आएंगे, ठीक ना। ओके, चलिए तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा चीज, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए आपको ये मेंशन ही ना है कि ये लिक्विड कौन सा है, नहीं मेंशन है। ये ग्लास सिर्फ मेंशन है लेकिन लिक्विड मेंशन नहीं है। तो लिक्विड यहाँ पर वाटर होगा कि मरकरी होगा हमको नहीं पता। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या होगा कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का ग्लास से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास से कम हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है ना, क्योंकि हमको लिक्विड पता नहीं है, तो दोनों केस बनेगा। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पर दो केसेस हैं, तो दिमाग लगाइए। मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाया है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर स्पीड आपका कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक ना। तो उसी के अनुसार ये दोनों चीज़ होगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि लाइट आपका ग्लास में स्लो कब होगा, जब सामने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ज़्यादा लेंगे तभी ना इसमें लाइट का स्पीड कम होगा, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, कम होगा। इसका ज़्यादा इसका कम होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले कंडीशन आपको दे देता हूँ। कंडीशन में ये दे रहा हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, देखिए ध्यान से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा। मैंने मान लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये आपका रेयर मीडियम और ये आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब बाकी कॉन्सेप्ट वही सब कुछ लगा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लास ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइट बीम को इंसिडेंट, ये सब पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, एक लाइट बीम को इस तरह से इंसिडेंट कराना है। इंसिडेंट कराया। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले आप नॉर्मल बना लीजिएगा, और नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, मतलब कुछ इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है जो बिल्कुल इस
रेक्टेंगल ब्लॉक के 90 डिग्री पे मीट करे, ठीक है। ओके, अब बताइए यहाँ पर आपको पता है ना, ये है आपका कौन सा मीडियम, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ग्लास है। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेयर मीडियम। समझने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ, ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा ना, डेंसर मीडियम, ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करता है। तो नॉर्मल के टुवार्ड्स हमने क्या किया, इसको बेंड करवा दिया, नॉर्मल के टुवार्ड्स हमने इसको क्या कराया, बेंड करवा दिया, ठीक है। नॉर्मल के टुवार्ड्स हमने बेंड करवा दिया। अब क्या, अब वापस इसमें आप क्या कीजिए, 90 डिग्री बनाइए, कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा ना 90 डिग्री, बिल्कुल 90 दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो रिफ्रैक्ट आपका रे ऑफ लाइट अब क्या होगा, अब डेंसर से वापस देखिए रेयर मीडियम में जाएगा, यानी कि यहाँ पर है क्या, आपका लिक्विड ही है, ठीक है, लिक्विड ही तो है। अब ये जब आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स जाता है कि नॉर्मल से अबे जाता है, नॉर्मल से अबे जाता है ना। ओके, तो अब जाहिर सी बात है आपका जो फिगर है कुछ इस तरह से बनेगा, नॉर्मल से ये अभी जाएगा तो कुछ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, नॉर्मल से कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें लिखना है, तो आप देख सकते हैं, आप देखिए जब आपका रे ऑफ लाइट लिक्विड से ग्लास में गया तो स्पीड कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, स्पीड आपका कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा स्पीड स्लोज डाउन, स्पीड आपका क्या हो गया, स्लो हो गया, क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट बीम है, लाइट रे या लाइट बीम बोलिए, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल व्हेन it travels from, when it travels from glass, sorry, liquid to glass, from liquid to glass, ठीक है, यही ना हुआ। तो ये आपका पहला केस निकल गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे ही वापस ग्लास से लिक्विड में जाएगा तो फिर इसका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये ग्लास से लिक्विड में वापस जाएगा तो आपका ये नॉर्मल से अभी जाएगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया, ये आपका दूसरा पॉइंट लिख दिया। अभी तीसरा पॉइंट लिख दीजिए इसमें, लाइट रे बेंड्स बेंड्स अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम क्या, नॉर्मल, नॉर्मल व्हेन it travels from glass to liquid, ग्लास टू लिक्विड, ठीक ना। और इस केस में क्या होगा, जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, ठीक ना, यानी स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट केस था। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हम मान के चलते हैं इस बार कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो आपका ग्रेटर है किससे, ग्लास से, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार कम है, ठीक है ना। ओके, तो आप बताइए अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम का काम करेगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है ना, तो ये आपका रेयर मीडियम का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर फिर से बनाएंगे एक डायग्राम, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट को बना दीजिए, बना दिया, ठीक है। अब ये आपने पहले क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, ओह नॉर्मल ठीक से बनाइए,
ओके, लगना चाहिए कि नॉर्मल है 90 डिग्री। ठीक है, ओके। ये आपका कौन सा, ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका वही ग्लास, और ये फिर से हम लिक्विड मान लेते हैं। अब इस बार ये आपका डेंसर मीडियम का काम करेगा, ये रेयर मीडियम का काम करेगा, और ये फिर से आपका डेंसर मीडियम का काम करेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर आपका ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल से अभी जाएगा, डेंसर से रेयर में नॉर्मल से अभी जाएगा ना, तो नॉर्मल से अभी हमने इसको भेज दिया, नॉर्मल से अभी हमने इसको भेज दिया। ठीक है, नॉर्मल से अभी हमने भेज दिया। अब यहाँ पे फिर से क्या कीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए। ठीक ना, उसके बाद क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो रे ऑफ लाइट है, अब वो किस में जा रहा है, ग्लास से लिक्विड में जा रहा है। तो जब ग्लास से लिक्विड में जा रहा है तो रेडर से डेंसर में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो है ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाएगा, क्योंकि ये आपका जा रहा है, ये आपका रेडर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही है, नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक ना, कुछ इस तरह से नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के टुवार्ड्स किया, ओके। अब आप बताइए, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड और ये आपका इमर्जेंट रे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पर स्पीड आपका स्लो डाउन हुआ था जब आपका रिफ्रैक्टिव ग्लास का लिक्विड से क्या था, ज़्यादा था। यहाँ पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्पीड अप होगा, है ना। यहाँ पे स्पीड ग्लास में क्या था, स्पीड स्लोज डाउन इन ग्लास। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड में अप हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्पीड अप इन ग्लास, ग्लास में स्पीड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से क्या है, कम है, इस वजह से। ठीक ना, ओके। तो चलिए देखिए इसमें क्या हुआ, लाइट रे जो है वो बेंड्स हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड कर गया, है ना। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, क्योंकि इस बार लिक्विड क्या था, डेंसर मीडियम था, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सेकंड वाला बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड हो गया वो स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया इन लिक्विड। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड क्या इंक्रीज हो, बट यहाँ पे स्पीड कम हो गया, स्पीड स्लो डाउन इन लिक्विड। ठीक ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट रे था, लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, ओके। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन इट travels from glass to liquid, glass to liquid। ठीक है, ओके, हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, दो कंडीशन बताना है जिसमें आपका जो लाइट रे है वो लिक्विड से जब ग्लास में पास करता है तो कोई बेंडिंग नहीं होती है। तो बताइए जो टू कंडीशंस हैं, सब कुछ तो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए, जो कि 0 डिग्री। अब इसका मतलब आप तो समझते हैं, क्या समझते हैं, यही कि आपका इसमें जो लाइट है ना, लाइट जो है वो ग्लास पर नॉर्मली फॉल कर रहा है। अगर ग्लास पे नॉर्मली फॉल करेगा तो फिर क्या होगा, उस केस में नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी करेगा, पहला कंडीशन है, जिसकी वजह से आपका बेंडिंग नहीं होगा लाइट रे में। ठीक है ना, पहला कंडीशन आपको लैंग्वेज लिख देना है ना, कि व्हेन लाइट बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन द ग्लास, है ना, इट passes undeviated। ठीक ना, और वी कैन से देयर इज नो बेंडिंग। ठीक ना, आप लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा सा। अब दूसरा वाला केस देखिए, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वो इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के। ठीक ना, यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में भी आपका जो लाइट है
वो जब वो लिक्विड से ग्लास में पास करेगा तो आपका डेविएशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा था विल द ग्लास बी विजिबल देन, तो यहाँ देखिए इन दोनों कंडीशन में ग्लास विल नॉट बी विजिबल, लिख दीजिए ग्लास विल नॉट बी विजिबल। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपका ग्लास विजिबल नहीं होगा, इन दोनों कंडीशन में आपका ग्लास विजिबल नहीं होगा। ठीक ना, ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, लेंदी भी था, समझाना अच्छे से जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड बैकवर्ड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको और लिखना था, वो जरूरी पॉइंट है, उसको आप स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक ना, ओके। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो किसे बोलते हैं हम लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, ओके। इस केस में भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये आप पाथ को इस तरह से बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, ओके। यहाँ भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पर भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ओके। ये दोनों आप जब स्केल पेंसिल से बनाएगा बहुत सही बनेगा। ठीक है ना, तो दोनों केस में लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा lateral displacement occurs, lateral displacement occurs। ठीक है, यस। और यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा, है ना, इसमें भी lateral displacement occurs। ठीक है, ओके, जो बिल्कुल इसका पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो ग्लास है वो विजिबल नहीं होगा, है ना, इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एक ग्लास ब्लॉक था जो कि लिक्विड के ऊपर सस्पेंडेड था और एक लाइट बीम उस पर फॉल कर रहा था ग्लास ब्लॉक की किसी भी साइड पर। आपको दो बातें बताना था कि आपको डायग्राम के थ्रू ये शो करना था और ये बताना था कि आपका लाइट जो है स्लो डाउन होगा कब ग्लास में, और आपका लाइट जो है स्पीड अप कब होगा। ठीक ना, तो दोनों का हमने रे डायग्राम बनाया ग्लास ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट को समझ करके। ठीक ना, और ये बताया कि लिक्विड है तो लिक्विड ये मेंशन नहीं था कि वाटर है कि क्या है, तो हमने क्या किया वहाँ पर हमने दो केसेस बनाया। ठीक ना, एक मान लिया कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है और दूसरे केस में मान लिया कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, तो दो डायग्राम बनेगा, है ना। तो दोनों डायग्राम आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक ना, रे डायग्राम भी बता दिया है, समझा भी दिया और साथ ही साथ बता दिया कि आपका किस में स्पीड कम होगा किस में स्पीड आपका ज़्यादा होगा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। फिर दो कंडीशन भी बता दिया कि कौन कौन से कंडीशन में आपका जो है रे जो है वो बिना डेविएट किए पास कर जाएगा। तो जब आपका जो बीम ऑफ लाइट है वो आपका नॉर्मली क्या करे, इस पे फॉल करे, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कि दोनों मीडियम का यानी कि लिक्विड का और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में आपका जो है वो डेविएट नहीं करता, अनडेविएटेड वो लाइट पास कर जाता है। ठीक ना, और लिक्विड के अंदर जो ग्लास ब्लॉक वो विजिबल आपका नहीं होगा इन दोनों कंडीशन में। समझ में आ गया। ठीक ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो पैरेलल रेज है, एक है रे ए और एक है रे आपका बी। ठीक है, दोनों के दोनों आपका इंसिडेंट कर रहा है, किस पे इंसिडेंट कर रहा है, आपका एयर ग्लास बाउंड्री पर। ठीक है, ओके, जो कि एयर से आ रहा है और एयर ग्लास बाउंड्री पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। आपको डायग्राम को कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको ये दिखाना भी है कि रिफ्रैक्टिव ग्लास में आपका कैसा बनेगा। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन का जवाब देना है कि फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो रेस का स्पीड है वो कैसे ग्लास से डिफर कर रहा है, ग्लास में आपका डिफरेंट हो रहा है वो बताना है। ठीक ना, दूसरा चीज बताना है कि दो जो रिफ्रैक्टेड रेज बनेगा वो दोनों क्या आपका ग्लास में एक दूसरे के पैरेलल होगा, अगर पैरेलल नहीं है या है जो भी रीजन है उसका रीजन देना है। ठीक है, और थर्ड आपको बताना है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो रेज में आपका डिफर है। ठीक ना, कैसे डिफर है सब कुछ आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम यहाँ पर रे डायग्राम को बना लें। ठीक है, रे डायग्राम को बना लीजिए। तो देखिए आपको अच्छे से पता है ये हमारा एक तरह से सेपरेटिंग मीडिया का काम करेगा, और यहाँ पर आपको ऊपर में दिया हुआ है एयर और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्लास। ठीक है ना, तो अब आपको साफ साफ मेंशन है एयर रेयर मीडियम, ग्लास आपका डेंसर मीडियम। ठीक, अब एक आपका रे ए है, ये हमने मान लिया रे ए है। ठीक है, जो इंसिडेंट कर रहा है
ठीक है, तो ये हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है ये रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम, तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगा, आपका बेंड करेगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स आपका बेंड करेगा। ठीक है, ओके, ये आपका रेड लाइट है, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब दूसरा देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा रे ऑफ लाइट बनाया, ये दोनों इसमें पैरेलल था, इसमें दोनों पैरेलल था, ठीक है ना, क्योंकि एयर में था, तो एयर में स्पीड आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये आपका कौन सा लाइट है, वायलेट लाइट है, आपका वायलेट लाइट है। ठीक, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी हमने नॉर्मल के टुवार्ड्स इस तरह से बेंड करवा दिया। ठीक है ना, देखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ज़्यादा बेंड करेगा, ये आपका कम बेंड करेगा, रेड लाइट वाला। ठीक है, ये दोनों दोनों आपका रिफ्रैक्टेड रेज है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, सिमिलरली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट वही लगाना था कि एयर से ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल टुवार्ड्स बेंड करेगा, चाहे वो रेड लाइट हो चाहे वायलेट लाइट हो, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, लेकिन दोनों करेगा बेंड। ठीक है ना, तो ये हमने पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब आपका देखिए 1 नंबर तो इसका मिल जाएगा और 3 नंबर आपका इसका है, 3 क्वेश्चन है, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, हाउ डू द स्पीड्स ऑफ द रेज डिफर इन ग्लास। तो बताइए कि आपका रेड और वायलेट लाइट का जो स्पीड है ग्लास में क्या डिफर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ रेड लाइट is more than that of violet light। देखिए एक तो ये तो क्लियर है कि एयर से जब ग्लास में जाएगा तो एयर रेयर मीडियम, ग्लास आपका डेंसर मीडियम, तो स्पीड कम होगा, दोनों का स्पीड कम होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों में किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, तो रेड लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अच्छा वायलेट लाइट की बात करें तो इसका स्पीड आपका जो है वो रेड के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये आपका ज़्यादा स्पीड से जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका स्पीड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला चीज क्लियर हो गया। तो आप पहला पॉइंट ये लिखोगे कि आपका डिफर करेगा, बिल्कुल रेड लाइट का स्पीड जो है वो आपका वायलेट लाइट से ज़्यादा होगा। ठीक है। सेकेंड बात आपसे पूछा गया है कि ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं क्या ये पैरेलल हो गए। तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पे आप लिखिएगा रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए ध्यान से, एयर में दोनों पैरेलल था बट इसमें पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि एयर में स्पीड दोनों का क्या था, सेम था। ठीक ना, लेकिन जैसे ही इसमें आया तो अब आपने क्या देखा, मीडियम जैसे चेंज हो गया स्पीड में चेंज हो गया। तो स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपका दोनों पैरेलल नहीं होगा। जब स्पीड में चेंज होगा तो आपका जो रेड लाइट हो कम बेंड करता है और वायलेट लाइट आपका ज़्यादा बेंड करता है ना। तो रीज़न आपको क्या देना है कि दोनों का स्पीड जो है वो वेरी कर गया है ना, क्योंकि रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो ये आपका जो है ये इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा और ये बेंड आपका कम करेगा। वायलेट लाइट की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका स्पीड कम होगा, तो ये बेंड क्या करेगा, आपका ज़्यादा करेगा। ये समझ में आ गया, यही रीज़न आपको लिखना है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में आपको बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों रेज का ग्लास में क्या वो वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। आपको पता होना चाहिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वायलेट लाइट का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। बस यही करना था और कुछ नहीं। ठीक ना, क्योंकि स्पीड कम ना हो गया, वायलेट लाइट का स्पीड कम है, हमने शुरू में ही बोला है वायलेट लाइट का स्पीड कम है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए,
एक बार फिर से देख लीजिए जिसको समझ नहीं आया है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में एयर ग्लास का इंटरफेस है। एयर आपका रेयर मीडियम, ग्लास आपका डेंसर मीडियम। दो रे है, एक है रे ए और एक है रे बी। एक का कलर है रेड, एक का कलर है वायलेट। सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रेड वायलेट का पढ़ा था, ठीक ना। तो आपको पहले डायग्राम कंप्लीट करना है, तो डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। कॉन्सेप्ट वही लगाया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड करेगा, ठीक है। ये डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसमें एक आपका कम बेंड करेगा, एक आपका ज़्यादा बेंड करेगा। कौन कम बेंड करेगा, कौन ज़्यादा बेंड करेगा, उस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पूछा गया कि रेज का स्पीड क्या करेगा, ग्लास में डिफर होगा, बिल्कुल डिफर होगा। देखिए आपका रेड लाइट का स्पीड जो है वो वायलेट लाइट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप इसको मेंशन कर दीजिएगा कि वेवलेंथ जो है रेड लाइट का ज़्यादा होगा वायलेट लाइट के कंपेरिजन में, इसलिए स्पीड भी रेड लाइट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बातें क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा। यहाँ पे पैरेलल था क्योंकि दोनों का जो स्पीड था आपका सेम था, है ना, किसमें, एयर में। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो दोनों का स्पीड वेरी कर गया। तो स्पीड वेरी किया, है ना, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी वेरी है ना। रिफ्रैक्टिव इन दोनों का क्या वेरी करेगा ना। तो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो इसका स्पीड कम होगा। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका कम है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो इसका स्पीड ज्यादा होने की वजह से बेंड कम करता है और ये बेंड आपका ज्यादा करता है, ठीक ना। ओके, इसलिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा। और थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया, तो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक डायग्राम आपको बना हुआ है और यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एयर से लिक्विड में हो रहा है। डायग्राम देखना है और समझना भी है। आप एरो देख के पता कर सकते हैं कि आपका रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपका एयर से आ रहा है और आपका लिक्विड में जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है। दूसरा चीज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में, किसके हेल्प से, स्नेल्स लॉ के हेल्प से, ठीक ना। फिगर आपको दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, 2 नंबर का 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा या 4 नंबर का पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। देखिए तो फिगर दिया हुआ था, फिगर अपने मन से नहीं बनाना है, फिगर दिया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताइए ये रहा नॉर्मल और ये रहा इंसिडेंट रे, तो इसके बीच का एंगल तो नहीं दिया हुआ है, ये तो हमको निकालना है। तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना है 90, ये 30, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, होगा ना। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला एंगल भी आपको नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये है आपका कितना 45 डिग्री, टोटल है 90, 90 माइनस 45 कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो फर्स्ट वाला जो केस है ना उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल बताना है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप क्या लिख दीजिएगा 90 माइनस का 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। और सेकेंड वाला एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो आप क्या लिखिएगा 90 माइनस का 45। अच्छे से बता दीजिएगा हल्का फुल्का, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में देखिए स्नेल्स लॉ के हेल्प से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, लिक्विड का। तो पहले लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख दिया। लिक्विड है तो यहाँ लिक्विड लिखिए, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है तो एयर लिख दीजिए, लिख दिया ना। अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए लिक्विड का ये रहा, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर वाला लेंगे, ठीक ना। तो कितना लेंगे साइन 60 डिग्री, कितना लेंगे साइन 60 डिग्री। और नीचे में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना लेंगे 45 डिग्री, कितना ले लिया 45 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाई ये आपका हो गया √2/1, ठीक है। अब पता है ना आपको 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से एक √2 चला जाएगा, है ना, ये इसको काटेगा तो आपका √2 बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया √3/√2 आ गया ना। देखिए नहीं समझ में आया, √3/√2 होगा ये, और यहाँ होगा क्या √3/2, ठीक ना। तो आपका जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा 1.22। सो दिस विल बी योर आंसर।
कैसे रूट सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आपके रूट सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट था ना वो सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।